चलो, गुड मॉर्निंग वन सेकेंड। तो 2 दिन में अपन ने जो पढ़ा वो कुछ समझ में आया कि वो अगर समझ में आता है तो आगे का कुछ समझ पाएंगे। अगर 2 दिन का नहीं समझाए तो फिर ये कुछ नहीं समझेगा। थोड़ा सा फास्ट रिव्यू लेते हैं अपन। पहले दिन के लेक्चर में अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, कौन से शेल के, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल्स में, वो सब देख लिया था। इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है वो दिखाता है। जब एक एटम दूसरे एटम पे अटैक करता है तो कहाँ पे अटैक करता है वो देख लिया था। जैसे हमने कहा था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स के लिए दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे अटैक करता है तो दूसरा एटम पहले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे अटैक करता है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। ये सब हो गया था अच्छे से अपना। फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में देखा था कि देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां 3 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। वन विथ रेस्पेक्टिव शेल, अदर विथ रिस्पेक्टिव सब शेल, एंड थर्ड एंड लास्ट वन विथ रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। जिसमें से हमने पहला चालू कर दिया था द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रेस्पेक्टिव शेल, जिसमें मैंने कहा था कि हर बार हमें श्रद्धांजलि देनी होती किसको, साइंटिस्ट लोगों को, कि उन्होंने अपने मरने के पहले क्या क्या हमें बता के चले गए। तो पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल थ्योरी। आज अपन वही देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमें एज यूजुअल पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। फर्स्ट शेल को हम के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है अकॉर्डिंग टू एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं अकॉर्डिंग टू एजिमुथल क्वांटम। थर्ड में 3 होते हैं एसपीडी, 4 में 4 होते हैं और 4 के आगे फिर कॉमन रहते लाइक दिस। फिर हमने ये भी देख लिया था कि कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एस में मैक्सिमम 2 बैठते हैं, इसलिए फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वहां एस सब शेल के बाद दूसरा कोई है नहीं। फिर सेकंड सब शेल में हमने कहा था कि सेकंड शेल में हमने कहा है 2 सब शेल है, एक एस और पी। एस में बैठते मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 थे, यहाँ पे होते हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पर 2, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ पे होते 18, यहाँ 2, 6, 8, 10, सॉरी 2, 6, 8 और सॉरी 2, 6, 10 और 14, क्या होते 32 और आगे 32। ये सारा अपना कल हो गया। क्यों, क्या, कैसे। जैसे रिवीजन के तौर पर मैंने कहा था कि पी सब शेल और पी ऑर्बिटल्स क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने कल देख लिया था कि ये हमारी कॉलोनी है बोला था, ये घर है, घर बोलने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठते, चाहे किसी भी कॉलोनी का घर हो बोला था, यानी दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो 2 इलेक्ट्रॉन बैठते, कल देख लिया था। उसके बाद में पी सब शेल, तो इसमें ये कॉलोनी है तो इसमें 3 घर है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बैठते बोला था। तो ये सब चीजें जो अपन ने कल देखी थी वो फटाफट अपने ध्यान में आना चाहिए, जो यहाँ एक्सप्लेन किया था अपन ने। डी अगर बोलते हैं तो डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्योंकि वो घर है। यहाँ पे होते बोला था हमने 10 क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स है। एफ अगर करते हैं हमने यहाँ पे बताया था तो या तो 2 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ 14 हो जाएंगे क्योंकि एफ सब शेल में यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है, ईच ऑर्बिटल्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से सिर्फ एक ही बताया था कि यस ऐसा है कि जिसमें वही कॉलोनी है वही घर है, नहीं वो एक कॉलोनी का घर है जिसमें एक ही घर है तो 2 ही जने रहेंगे। यहाँ पे घर में तो 2 ही है और घर में यहाँ पे कॉलोनी में भी 2 ही रहेंगे क्योंकि उस कॉलोनी में एक ही घर है। तो ये यस एक ऐसा है कि जिसको सबशेल बोला तो भी चलता है ना ऑर्बिटल्स बोला तो भी चलता है, लेकिन पी डी एफ में हमें अलर्ट रहना है। तो ये सब हो गया। अब अपन चलेंगे अपने नए पार्ट में जो आज हमें पढ़ना है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with respective shell. By whom? By Lewis and Corsell. Okay.
अब स्टेटमेंट हमने बता दिया था कल ही. व्हाट इज द स्टेटमेंट देयर? स्टेटमेंट क्या था इसका? शेल आर filled up by an electron in an order of their increasing energy. तो ये सेंटेंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय लेविस एंड कोसेल कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरना क्या नहीं. सो अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल, shell or orbit are always filled up by an electron in an order of their increasing energy. तो कल हमने एनर्जी का भी देखा था कि सबसे कम एनर्जी रहती, बोला फर्स्ट शेल की, उससे ज्यादा सेकंड की, उससे ज्यादा थर्ड की, उससे ज्यादा फोर्थ ऑनवर्ड सबकी एनर्जी नियरली सेम हो जाती बताया था. फर्स्ट और सेकंड शेल में एनर्जी गैप ज्यादा रहती है, सेकंड और थर्ड में कम हो जाती है, उसके बाद थर्ड फोर्थ में और कम होती है, और फोर्थ ऑनवर्ड नहीं के बराबर. ये सारा कल का है अपना. फिर ये बताया था कि फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए बहुत एनर्जी लगती है. जैसे अपने कल मंदिर का एग्जांपल दिया था, टेंपल का, गैप ज्यादा है तो छोटा बच्चा अपने आप जा नहीं सकता, बोला हमें उठा के रखना होगा. सेकंड और थर्ड एनर्जी में एनर्जी गैप कम रहती है, थर्ड और फोर्थ में और कम रहती है, और फोर्थ ऑनवर्ड निग्लिजिबल रहती है. तो इसलिए फर्स्ट से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, सेकंड से थर्ड में कम, उससे कम थर्ड से फोर्थ में, और फोर्थ ऑनवर्ड बहुत ही मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल. और इसलिए हमें 3 शेल तक के प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, बट तीसरे शेल के बाद में यहां पे हमारे चेंजेस आना शुरू होते हैं, जी अपन आज देखेंगे. ओके, तो अब हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बात करना है. अब पीरियोडिक टेबल में हमें मालूम है कि टोटल एलिमेंट्स कितने आज, कैन यू नो? टोटल एलिमेंट आज के पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118. अभी अभी लेटेस्ट में 119 को IUPAC ने जस्ट टेम्पररी अलाउ किया है, पर पूरी तरह से नहीं. तो फिलहाल अपन 119 एलिमेंट पकड़ेंगे नहीं, 118 तक की ध्यान में रखेंगे. लेकिन आउट ऑफ 118 एलिमेंट तुमने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक जितना पढ़ा है, तुमने एक नोटिस किया होगा कि पीरियोडिक टेबल में के मैक्सिमम पहले 20 एलिमेंट बार बार आते हैं, और बाकी बचे जो एलिमेंट है वो जस्ट अपीयर लाइक ए गेस्ट, वो मेहमान जैसे आते और चले जाते. लेकिन पहले 20 मेंबर हमारे फैमिली मेंबर्स है. तो हमें फैमिली मेंबर का स्वभाव मालूम होना जरूरी है कि वो कौन से स्वभाव का है, वो कब चिढ़ता है, कब खुश होता है, क्या होता है. वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स. तो हम उस हिसाब से बिहेव करेंगे उसको देखने के बाद, और यहां से हमारी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री अब चालू होती धीरे धीरे. तो पहले हमें क्या करना है, आउट ऑफ 118 एलिमेंट सिर्फ पहले 20 एलिमेंट का परफेक्ट स्टडी करके रखना है, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये पहले 20 एलिमेंट्स ही बेस करती है, और ये हमारे फाउंडर मेंबर है, उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स काम आते हैं. तो पहले 20 एलिमेंट लगभग पीरियोडिक टेबल में कौन से वो सभी को पता है. तो पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, देन है हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ये 10 एलिमेंट है. और नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स है हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. बस हमारी केमिस्ट्री खत्म हो गई यहां पे. इसका अगर डिटेल स्टडी मालूम है इतने एलिमेंट का, तो अपन आराम से बता सकते हैं. तो पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर पूरा देखा था. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here it is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ये मैंने सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखे, इनके मास नंबर नहीं लिखे. वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी जितना काम का है वो अपने को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
तो हमारे एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन ने पहले दिन बताया कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। तो अभी प्रोटॉन से हमें कोई लेना देना नहीं, फिलहाल हमारा पूरा फोकस है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने कहा हमारी लाइफ में पूरा फोकस है पैसे पे, तो केमिस्ट्री में पूरा फोकस है हमारा इलेक्ट्रॉन्स पे। और आप यहां से आप कंपेयर करेंगे कि जैसे हम पैसे के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते दिन भर भागते रहते, वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में एक एटम दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसा अटैक करता है, कैसा एक दूसरे के पीछे भागते हैं, कौन कैसे बिहेव करता है। जैसे इंसान बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे केमिस्ट्री के एटम बिहेव करते, भले ही उनमें जान ना हो, बट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन लिविंग एटम्स आर एग्जैक्टली सेम। तो अपन देखेंगे हम अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6। ऐसे ये सारे जितना एटॉमिक नंबर है वो उनके पास इलेक्ट्रॉन है। एक आदमी ने पूछा कि भाई सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 16 इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते बैठेंगे, हमें बांटना है उसको। तो अब अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल हमने पहले ही बता दिया था कि सबसे लोएस्ट एनर्जी है के शेल की, उससे ज्यादा है एल की, उससे ज्यादा है एम की, उससे ज्यादा है एन की, उससे ज्यादा है ओ की एंड सो ऑन। लेकिन चौथे शेल के बाद में ऑलमोस्ट एनर्जी सेम है, हमने पहले से बोल के रखा है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, सो इट विल गोज इन द फर्स्ट शेल, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 1। अब इसको पढ़ते हो कैसे पढ़ना है? 1 इंटीजर इंडिकेटिंग द 1 शेल। अभी यहां पे एक ही शेल है, वही फर्स्ट शेल है और वही लास्ट शेल है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ हेलियम हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? फर्स्ट शेल में, क्योंकि जब तक फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड शेल में नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया 2। अगेन इंटीजर एक ही है, इसका मतलब एक ही शेल है, वही शेल फर्स्ट है और वही शेल लास्ट है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 3 में से पहले शेल में सिर्फ 2 ही जा सकते, तो दूसरे, और अब सेकंड शेल में जाएगा 1। तो सेकंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक के डालते जाएंगे। अब जब तक 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं तब तक सेकंड में जाएंगे, और इसलिए लिथियम का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 1। 2 इंटीजर आ रहे, इसका मतलब 2 शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल उसकी लास्ट शेल है, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो अपन काउंट ही नहीं करेंगे। यहां से अब आपको सीरियसली स्टडी करना है। अब यहां से हमारा धीरे धीरे फाउंडेशन ऑफ 11 एंड 12 स्टार्ट हो गया। बेरिलियम की बात करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ दैट फर्स्ट शेल में गए 2, लाइक दिस। अब बचे हुए 2 जाएंगे सेकंड शेल में, क्योंकि सेकंड शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक भरते जाएंगे वहां पे। फिर आएंगे यहां पे बोरॉन पे 2 3, 8 is 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। तो इस तरीके से ही हो गया। और ये जो है लास्ट इंटीजर दैट बिलोंग्स टू द लास्ट शेल, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द लास्ट शेल। नियॉन के पास में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 में से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 2 8, फर्स्ट शेल में गए 2, दूसरे में गया 8। हमें लास्ट शेल पर ज्यादा फोकस रखना पड़ता है केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। फर्स्ट शेल में गए 2, फिर बचे हुए अब कितने बचे? 2 गए थे इसके पास 9। 9 में से कहा जाएंगे सेकंड में 8, फिर बचा कितना? 1 आएंगे यहाँ पे थर्ड शेल में। अब यहां 3 इंटीजर है, मीन्स 3 शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड थर्ड शेल इज द लास्ट शेल हियर। अब हम थर्ड शेल में कब तक इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे? जब तक 18 नहीं होते तब तक। तो क्या आएंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन 12 है, 2 8 2, इसका आएगा 2 8 3, आएगा 2 8 4, आएगा 2 8 5, आएगा 2 8 6, आएगा 2 8 7, यहां पे आएंगे 2 8 8, यहां पे आएगा 2 8 9, और यहां पे आएगा 2 8 10 अकॉर्डिंग टू आवर एनर्जी कंसेप्ट। क्योंकि जब तक यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसा हमको पढ़ाया गया, मैं पढ़ा रहा। अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुमने 10 तक की ईमानदारी से पढ़ाई की होंगी
तो बहुत सारे बच्चों को ये खटा कराऊंगा दो वाक्य कि ये 9 और 10 कैसे क्या, अब हमने तो 10वीं में पढ़े नहीं। लेकिन मैंने तो कहा है कि थर्ड शेल जब तक कंप्लीटली फुलफिल होगा नहीं तब तक हम आगे जाएंगे नहीं। और हमारे पास तो 20 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से पहले शेल में 2 गए, दूसरे में 8 गए, 10 हो गए। अभी 10 थे तो 10 के 10 थर्ड में आ गए, क्योंकि 18 तक डालना है। तो हमने कोई गलत थोड़ी बोला, बट ये रॉन्ग है। रॉन्ग हमने नहीं बोला, ये रॉन्ग लेविस और कोसेल नहीं बोला। और लेविस और कोसेल ने वहां पे एक नया रूल सेट किया, उस रूल का नाम उन्होंने दिया ऑक्टेट रूल। लेकिन वो रूल डायरेक्ट अपन याद नहीं करेंगे, अपन यहां समझेंगे कि हाउ दैट लेविस एंड कोसेल डेवलप द ऑक्टेट रूल। अब एक एग्जांपल देता मैं आपको, उसके हिसाब से जाएंगे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बात कर रहे हैं। जैसे मैं पी सबशेल लेता हूं, यानी पी नाम की कॉलोनी है, समझाने के लिए बताना। और इसमें आपको मालूम है कि 3 ऑर्बिटल्स होते, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। ऐसे 3 ऑर्बिटल्स है। अब मैं थोड़ी सी भाषा चेंज करता तुम्हारे समझाने के लिए, और फिर अपन डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो जैसे पहले दिन का मेरा पहला क्वेश्चन था कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा आंसर था मनी। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वी नीड मोर एंड मनी, तो उसका आंसर था ड्यू टू कंपैरिजन विथ नियरेस्ट टेबल। और हम हर बार अपने करीबी स्टेबल के साथ कंपेयर करते। अब यहां पे मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज छोड़ के दूसरी भाषा में समझाऊंगा। अगर मान लो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों भी एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के चोटे अपने टिपिकल वराइटी भाषा में, तीनों नेबरर है और तीनों के घर में 5 पैसे भी नहीं है। मैं जो बोल रहा अच्छे से सुनो, केमिस्ट्री की भाषा अपन आराम से कर लेंगे। एक बार कंसेप्ट अगर अपने दिमाग में बैठ गया तो फिर अपने को पढ़ाई करनी नहीं पड़ती। तो मैंने कहा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों भी एक नंबर की चोर है, तीनों के भी पास पैसे नहीं है और तीनों भी एक दूसरे के नेबरर हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहां पे यह है कि तीनों स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। अच्छे से अगर आपने सोचा तो आप यहां पे डिसाइड कर सकते। तो मैं कुछ लोगों का आंसर आएगा स्टेबल है, कुछ का कहेंगे अनस्टेबल है। लेकिन रियली अगर आपने तुम्हारे ब्रेन को यूज किया, तीनों भी एक नंबर के चोर है, तीनों के भी पास 5 पैसे नहीं है, तीनों के घर में कुछ भी नहीं है, खाली ढंढन पड़े उनके घर, तीनों स्टेबल है कि अनस्टेबल है। थिंक कर। तब वही प्रॉब्लम, वन वे होने की वजह से आंसर मुझे देना है, पर तुम्हारे दिमाग में बैठे बैठे वो आंसर घूमना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और आपका आंसर और मेरा आंसर टैली होता है कि नहीं होता वो देखना है। और मैंने आंसर दिया हुआ सही में सच है कि नहीं है वो भी आपको सर्च करते आना चाहिए, सोचते आना चाहिए। तो नेचुरली मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले दिन कि बोला आप 10th का रिजल्ट लग गया, 2 क्लोज स्टूडेंट ने आपस में पढ़ाई की, एक को 35% मिले, एक को 95% मिले। तो 35 वाला स्टेबल हो गया था, अनस्टेबल हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। क्यों? तो उसको 35 मिले इसलिए नहीं, अगले वाले को 95 मिले इसलिए स्टेबल होगा, अनस्टेबल हो गया था। और इसीलिए अपने इसमें अगर उसको ही 35 मिलते थे तो कुछ गम ही नहीं था, क्योंकि इक्वल है। सेम थिंग विल बी अप हियर। ये चोर ने देखा कि भाई अपने पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास भी तो कुछ नहीं है। इसने देखा इनके घर में अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास भी तो कुछ नहीं है, तो दूसरों के दुख में अपना सुख। तो ये तीनों एक दूसरे को देख रहे और तीनों ने अपने मन मन दिया कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास भी क्या है, सो दे आर हैप्पी। मीन्स दे आर वैकेंट, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इवन दो दे आर स्टेबल। एक एक शब्द ख्याल में रखना कि जब हमारे ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंपैरिजन रूल। अब इतने में एक आधा पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे आया और ये शेड को पूछा कि भाई साहब इस गांव में कौन कौन चोर है उनके नाम बताओ। तो क्या ये एक्स और वाई का नाम बताएगा? अब जिनका थिंकिंग कम है वो बोलेंगे हाँ, और जिनका थिंकिंग अच्छा बोलेंगे ना। तो क्या ये चोर ने अगर इसको बोला कि इस गांव में कौन चोर इस गांव में कौन कौन चोर है उनका नाम बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि अगर बताया
तो ये इनके पास जब जाएगा साहब एक गांव में एक्स वाई चोर है, तो ये वो एक्स वाई बोलेंगे सर ये बड़ा सज्जन है, क्योंकि ये भी कौन है, एक नंबर का चोर है। तो अपन जब चोर है तो दूसरे चोरों के नाम बताएंगे नहीं, यानी पुलिस ने कितना भी मारा जोड़ा तो ये कोई भी किसी का नाम नहीं बताएंगे, इतने स्ट्रांगली मजबूत है, इतने स्ट्रांगली स्टेबल है। और इसीलिए व्हेन ऑर्बिटल्स आर वैकेंट दे आर परफेक्टली स्टेबल। अब आगे चलते हैं। अब मान लो इस x के घर में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि अपने को मालूम है कि ऑर्बिटल में हम दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये घर है। अब जैसे ही x में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब किसका अब ये x y और z स्टेबल हो गए कि अनस्टेबल हो गए? पागल हो गए, अब मैड हो गए, अनस्टेबल हो गए, क्योंकि x के घर में एक इलेक्ट्रॉन आया और अपने पास कुछ नहीं है। तो इनको अपने पास कुछ नहीं इसका गम नहीं है, x के घर में एक इलेक्ट्रॉन आया उसका दुख है। और अब अगर इंस्पेक्टर आया और पूछा गया इस गांव में चोर कौन है बता, जेड को पूछा तो जेड बताएगा कि नहीं बताएगा? 100% बताएगा। वाई भी दौड़ते दौड़ते आएगा कि साहब जल्दी जल्दी चलो हम इलेक्ट्रॉन इस गांव में चोर कौन है बता दे, तो वो एक्स का नाम बताएंगे। जब एक्स भी बोलेंगे वाई और जेड भी चोर है, तो ये बोलेंगे साहब तुरंत चलो हमारा घर चेक करो, क्योंकि इनको मालूम है अपने घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे घर का तो दिखे जाएंगे। अरे अब यहां पे क्या हो गया, अनइक्वेलिटी आ गई, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन वाई के पास भी आ गया तो कौन मैड हो जाएगा? आप जेड पूरा पागल हो गया। और अब जेड यहां पे पुलिस आने की राह नहीं देखेगा, इंस्पेक्टर आने की राह नहीं देखेगा, खुद ही दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन जाएगा, बोले साहब जल्दी गाड़ी में बैठो मैं आपको चोरों के घर बताता, क्योंकि उसको राह नहीं जा रहा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। और अब अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि मालूम है कि इनकी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये अपने जैसे होंगे, तो अगेन रिलैक्स। हाँ, लेकिन अगर जेड के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो दे आर अगेन इक्वल, तो ये क्या हो गए फिर? स्टेबल हो गए। आप कोई किसी का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि सबके पास इक्वल आ गया। और इसीलिए पी सबशेल एक तो खाली रहा तो स्टेबल रहता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन आए तो स्टेबल रहता है, हर एक घर में एक एक। ओके, अब और मैं करता हूं, अब इसके पास और माल बढ़ गया और इसके बाद और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों पागल हुए कि नहीं हुए? वापस हो गए। वापस पुलिस को बताएगा कि यहां पे ये चोर है, तो ये भी वाई और जेड का नाम बताएंगा कि नहीं बताएंगा? बताएंगा, लेकिन इन दोनों को मालूम है अपना एक एक ही जाएंगे, इसके तो 2 जाएंगे। वापस अभी कंपैरिजन, यानी ये सब ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे अपन बिहेव करते हैं वैसे ये बिहेव करता है। और इसीलिए अनस्टेबिलिटी आ गई। इसके भी पास आ गया तो फिर से ये फुल पागल अनस्टेबल हो गया, फुल पागल हो गया। अब ते पागल जैसे करेंगे, अब इनका पुलिस का नाम बता देंगे ताकि इनके 2 जाएंगे, अपना जाएगा तो एक ही जाएंगे। लेकिन इसके पास भी अगर 2 आ गए, अब कोई किसी का नाम नहीं बताएंगे। यानी जैसे ही यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, वापस स्टेबिलिटी आ गई। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। ये अपन 10 तक पढ़े कि नहीं पढ़े आई डोंट नो, लेकिन ये बेसिक रूल है कि हमारे सबशेल कब कब स्टेबल होते हैं। तो देखो पी सबशेल एक तो खाली था, किसी में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो स्टेबल था। फिर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो स्टेबल हुआ। और सब में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 6 हुए तो स्टेबल हुआ। यानी एक तो कंप्लीटली फील्ड चाहिए, या तो हाफ फील्ड चाहिए, या तो वैकेंट चाहिए, तो ही स्टेबल रह सकता है। अदरवाइज वो पार्शियली अगर फील्ड होता है तो अनस्टेबल हो जाता है। और इसीलिए ये जो मैं यहां पे रूल बताऊंगा, ये रूल आपको ध्यान में रखना है आप, कि हमारे पास जो 4 सबशेल है एस, पी, डी और एफ, इनकी स्टेबिलिटी मेन है। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि दुनिया की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड है, द होल वर्ल्ड, द स्टेबिलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड डिपेंड ऑन व्हाट, तो अपन सोचते भी नहीं, इतना माइन्यूट आंसर है उसका। पूरे दुनिया की स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो दुनिया तभी स्टेबल रह सकती है जब इस दुनिया के सारे नेशन स्टेबल होंगे। नेशन तभी स्टेबल होगा जब उस नेशन के सारे स्टेट स्टेबल होंगे। स्टेट तभी स्टेबल होगा जब उस स्टेट में का हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेबल होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट तब स्टेबल होगा जब उस डिस्ट्रिक्ट का हर एक तहसील स्टेबल होगा। हर एक तहसील तब स्टेबल होगा जब उस तहसील का हर एक गांव स्टेबल होगा। हर एक गांव तब स्टेबल होगा जब उस गांव में का हर एक घर स्टेबल होगा।
और हर एक घर तब स्टेबल होगा जब हर एक घर का हर एक इंसान स्टेबल होगा। यानी पूरे दुनिया की स्टेबिलिटी एक सिंगल ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है। पूरे दुनिया में अगर एक भी इंसान अनस्टेबल हो जाता है तो पूरे दुनिया को अनस्टेबल करने की वो ताकत रखता है। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में एटम की स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो एटम के अंदर के शेल स्टेबल होना, शेल अगर स्टेबल चाहिए तो शेल के अंदर के सबशेल स्टेबल होना है, और सबशेल अगर स्टेबल होना है तो सबशेल के अंदर के ऑर्बिटल स्टेबल होना है। यानी घूम फिर के बात आती है हमारी ऑर्बिटल्स और सबशेल पे। तो अपन इंडिविजुअल घर की बात करने के बजाय कॉलोनीज की बात करेंगे डायरेक्ट। तो ये कब कब स्टेबल होते, तो मैंने अभी भी कहा कि हमारे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्यों? तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठते, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, हर एक में 2 2 2 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन बैठते, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है, हर एक में 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स है, इसलिए वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे सबशेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा सबशेल 100% स्टेबल है, ये समझ जाना। अब नहीं इतने तो फिर इसके आधे 1 3 5 7। इफ सबशेल इज हाफ फील्ड, जितनी उनकी कैपेसिटी उसके अगर आधे हो जाते तो भी दे आर मोर स्टेबल, और नहीं इतना तो फिर 0 0 0 0। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। तो ये चार्ट हमारे दिमाग में फिट चाहिए, क्योंकि हर बार तुम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से जाना है। क्योंकि हम जितने भी दुनिया में मरमर करते हैं, इनका सबका मकसद एक है कि फाइनली वी वांट स्टेबिलिटी। वंस यू आर स्टेबल, योर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली विल स्टॉप। लेकिन जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारी भागादौड़ी चलती रहेंगी। तो हमें एटम के बारे में ख्याल में रखना है कि हमारे एटम की स्टेबिलिटी ऑर्बिटल्स पे है, सबशेल्स पे है, शेल्स पे है। तो हमने यहां पे सबशेल यहां डाल के रखे हैं। तो when this subshell will be stable, either they will be completely filled, half filled और vacant। अब इसके मुताबिक यहां जाते हैं अपन, और यहां क्या गड़बड़ हुई और वहां से ऑक्टेट रूल कैसा क्या हमारा डेवलप हुआ वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब ये हटा दो। तो एक यस एक ऐसा है हमारा 2 1 0, यानी वो खाली रहा तो भी स्टेबल है, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो स्टेबल है, और 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो भी स्टेबल है। यानी ऐसा समझ जाना कि भगवान के घर से अमृत पी के आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन रहा तो भी स्टेबल, 1 रहा तो भी स्टेबल, 2 रहा तो भी स्टेबल, वैसा पीडीएफ में नहीं होता है। और इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेबल ऑर्बिटल्स और यूनिवर्सल स्टेबल शेल। अब हमारा प्रॉब्लम है यहां पे कैल्शियम और पोटेशियम का, आर्गन तक के तकलीफ नहीं। अब क्या होता है पोटेशियम में, देखो कि जैसी पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में गए 2, दूसरे में गए 2 8, ये कंप्लीटली फील्ड है, ये स्टेबल है। इसके पहले कि यहां मैं आऊं एक और एग्जांपल देता है कि वो समझने में तुमको आसानी जाए। सपोज मैं एक शादी का एग्जांपल लेता। शादी शहर की नहीं, क्योंकि शहर में अपन शादी में क्या के लिए जाते हैं, अपना एक ही मकसद है शादी में, क्या के लिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, खाना खाना हमारा इतना ही मकसद है। बाकी वो शादी वाला देखते बैठेगा क्या करना है। शादी का एग्जांपल शहर वाला इसलिए नहीं क्योंकि शहर में अपन वो खाते हो क्या बुफे लगाते, उसमें कोई मजा नहीं आता है। लेकिन गांव में जाएंगे तो 99% शादियों में बैठ के खाना खिलाते, उसको पंगत का खाना बोलते हैं अपन। उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पे हमारा वो काम है। तो सपोज यहां पे जो आप करते हैं वही ध्यान में रखना है। ये 4 जने मैंने लाइन से खाना खाने के लिए बिठा दी, ओके। इन चारों ने भी डट के खाना खा लिया, जितनी इनकी कैपेसिटी थी उतना फुल खाना लिया। और आदमी खाना कब खाता है? जब वो अनस्टेबल होता है। कब तक खाता है? जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक। अपने गावरानी भाषा खाना कब खाता है? जब भूख लगती है। भूख लगती बोले तो काय में मन नहीं लगता, तब अनस्टेबल हो जाते। कब तक खाते हैं? जब तक हम रिलैक्स होते, पेट भर जाता है तो हम स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद सोना भी अपने को भरोसा तो खाते नहीं अपन। हर एक के लिए एक लिमिट होती है। तो when we will unstable, we will start eating and we will stop the eating after finishing the capacity. अब यहां
इन चारों ने ए बी सी डी ने डट के खाना खा लिया है और बी के थाली में मान लो एक कोई तो भी लड्डू बचा है और एक कोई तो भी जलेबी बची है, और बाकी ए सी डी इनकी जो खाने की थालियां है वो पूरी तरह से क्लीन एंड नीट है, एकदम कुछ भी उनकी इसमें छूटन नहीं है। सिर्फ बी के थाली में एक लड्डू बचा है और एक जलेबी बची। खाना फुल भरपेट सबने खाया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन वापस यहां आता है, ये चारों के चारों भी स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो इस चारों ने जितना लगता उतना भरपेट खाना खा लिया, अब उनके पेट में बिल्कुल जगह नहीं है खाने की। और ये चारों है, सिर्फ बी के थाली में झूठन बची है, एक लड्डू और एक जलेबी की। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन था, ये चारों के चारों भी स्टेबल है कि अनस्टेबल है? व्हाट इज योर आंसर? गेस करो। तो ठीक है, मैं बताता ये अनस्टेबल है। कौन अनस्टेबल है इसमें का? बी अनस्टेबल है। क्यों? पेट भर के नहीं खाया, खाया 100% उसने पेट भर के खाया। प्रॉब्लम है कि एक कोई अपने लाइफ में शर्म नाम की एक चीज है, गिल्टी जिसको बोलते इंग्लिश में, कि भाई ये अपने मन ही मन सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे, कि ये अब झूठन वेस्ट जा रहा है, फेंकने में जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, जितना लगता उतना लेना था, ये फालतू का काय को लिया। अब वो शर्म के मारे अनस्टेबल हुआ, ये बिल्कुल सीना तान के बैठे कि अपन ने झूठ छोड़ा ही नहीं, जितना लगता पूरा खा लिया। अरे बी अब अनस्टेबल हो गया इस शूटन की वजह से। और हम इंडियन एक नंबर के एक्सपर्ट है अपने आंख पर की बला दूसरे के आंख पे डालने में। तो आप यहां सोचिए क्या होगा कि ये आजू या बाजू वाले को किसी को तो भी उल्लू बनाएगा। अपने यहां पे तो है, इससे दूर नहीं चलता, नेवर एरर ही चाहिए। जो कुछ भी करेंगे हम नेवर एरर में करेंगे, दूर तो है नहीं। तो ये एक को बताएगा कि देख वहां कितनी अच्छी खड़ी है, बाकी नहीं इतना ही बोला कि देख वहां पे कितनी अच्छी खड़ी है। ये गधा देखेगा कि नहीं देखेगा? पक्का देखेगा। जैसे ही उसने देखा, लड्डू यहां पे ट्रांसफर कर देंगे और इमीडिएटली जैसे ही नीचे देखा तो ये बोलेगा, अरे यार मेरे इसमें लड्डू नहीं था, लड्डू कहां से आया? ये भी एड़े बन के पड़ेगा, मेरे को क्या मालूम कहां से आया। अरे कहने का मतलब क्या है कि इसने अपने आंग पर का बोझ दूसरे के आंग पे डाल के कम किया। काय के लिए? तो ये पहले से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि आप कम मेरे को बोलेंगे क्योंकि बाजू वाले के इसमें भी है। तो ऐसा उल्लू बना बना के कितने बार बना सकते हैं अपन? ज्यादा से ज्यादा एक बार। लेकिन महागधा होगा एकदम तो भी उसको 2 से ज्यादा बार, अब 2 से ज्यादा उसके ऊपर अपन ये नहीं कर सकते। बहुत ही हो गया, गधा होगा। फिर से बोला कि देख कितनी अच्छी है, फिर से देखा तो फिर से ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये रेयर में होता है। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं अपन, दोनों शिफ्ट करने के लिए बहुत ताकत लगती है। अगले वाला उतना गधा चाहिए फिर, या अगले वाले को किसी भी देने के बाद एकदम निर्लजन सदा सुखी होना, कुछ भी बोले। तो कहने का मतलब क्या है? तो ये अपन डेली लाइफ में करते कि हमारे अंदर कोई अनस्टेबिलिटी आई तो हम दूसरों के आजू बाजू वाले के आंख पे फेंकने की कोशिश करते। वही खाना खाते हो, बहुत बार होता है शादियों में, अपने थाली में का एक आधा लड्डू उसको इसमें देंगे, एक आधी चपाती बाजू वाले को देंगे। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा हुआ रहता, अपने आंख पे ब्लेन आने की वजह दूसरे के आंख पे ढकल देता हो। सेम थिंग विल बी हैपेंड हियर। अब देखते अपन इन आवर केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस। अब यहां पे तीसरी शेल की बात चल रही थी। अभी जो मैंने खाने का एग्जांपल दिया वो लागू होता है यहां पे। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में 8 गए, अब हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन जब यहां बचे तो पहले गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बी में गए 6, 8 हो गए। अब ये कंप्लीटली फील्ड है इसलिए दोनों स्टेबल हो गए। डी अभी 0 है तो ये भी स्टेबल है क्योंकि हमने कहा वैकेंट स्टेबल रहता है। लेकिन जैसा ही 9वां इलेक्ट्रॉन उसके आंख पे आके गिर जाएगा, ऐसा समझ लो कि अपन पलंग पे सोए हैं और अपने आंख पे छिप के लिए आके गिर गई, तो अपन क्या करते? एकदम ऑल ऑफ अ सडन उठ के खड़े हो जाते, यानी हड़बड़ा जाते एकदम। तो वैसे ही ये हड़बड़ा गया क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी चली गई, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। अब हमें अच्छी तरह से मालूम है कि छिपकली अगर आंख पे गिरी, क्या उसको पकड़ के रखेंगे? नहीं, उसको उठा के एकदम से फेंक देंगे। अब घर में रैंडमली जाएंगी, लेकिन यहां रैंडमली नहीं जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे 0 था तो स्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन आते से अनस्टेबल हुआ तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के नेक्स्ट शेल के यस ऑर्बिटल पे फेंक देता है। ये
पहले शेल का इसलिए 1s, ये दूसरे शेल के इसलिए 2s 2p, ये तीसरे शेल के इसलिए 3s 3p 3d, और ये फोर्थ शेल के इसलिए 4 4 4 4। तो नाउ व्हाट हैपेंस, थर्ड डी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया नाइन्थ, उसने वो इलेक्ट्रॉन उठा के 4s में घुटा दिया। अब ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? वो तो हमने कहा भगवान के घर से अमृत पी के है। एक इलेक्ट्रॉन रहा तो भी स्टेबल, दो रहते स्टेबल, तीन रहते तो जीरो रहे तो भी स्टेबल। तो ये क्या वापस फेंक के मारेगा? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन 9 की जगह पे 8 1 हुआ। अरे यहां पे ये 8 इलेक्ट्रॉन से ये भी स्टेबल है, ये 0 इसलिए स्टेबल है, और ये तो स्टेबल है। यानी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कन्वर्शन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हुआ। और इस पर से फिर हमारे लेविस और कोसल ने डिसाइड किए कि अगर आपके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है। या तो लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड चाहिए, या तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो स्टेबल। तो वहां से उसने ऑक्टेट रूल डिसाइड किया कि एटम विल बी स्टेबल व्हेन देयर लास्ट शेल, देयर वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन और दैट वैलेंस शेल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। 8 इलेक्ट्रॉन आते से स्टेबल हो जाता है, 9 अगर आ गया तो अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड होगा तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आया कैसे 9 का हमने 8 1 कैसे किया? सेम आप कैल्शियम में, कैल्शियम की बात करेंगे तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं टोटल 20 है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, यहां तक गए। अब तीसरे में हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 में से क्या हो गया? 2 और 6 यहां गए। 9वां इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे आ गया, उसने उठा के इसके आंक पे फेंका। 10वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके आंक पे आया, वो उठा के वापस इसके आंक पे फेंकेंगे, वो 2 हो जाएंगे यहां पे। और हमने कहा इसको फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए वापस स्टेबल हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा 8 2। अब मान लो 21वां एलिमेंट आया, इसके बाद का पोटेशियम के बाद में स्कैंडियम आता है। अब स्कैंडियम जब आएगा तो यहां तक हमें मालूम है कि ये हमारे 2 गए 8, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसमें 8 18 हो गए। 19वां इलेक्ट्रॉन इधर फेंका, 20वां इलेक्ट्रॉन इधर फेंका। अब 21वां इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा, अब उसको फेंकना पड़ेगा पी के अंक पे। पी के अंक पे फेंकते से पी क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अब जैसे ही अनस्टेबल हो गया तो पी क्या करता, आओ देखता ना तावती का, जिस स्पीड से इसने इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा, ये उसको गाला मार के बोलता है हल तेरा इलेक्ट्रॉन तू ले पहले। अब उसको इच्छा हो या ना हो, उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगले वाला अनस्टेबल है। यहां फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां, और इसलिए अब यहां पे पी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले इसको कंप्लीटली फिल भरना पड़ेगा। 3d10 जब हो जाएगा वो, तब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। तो इस टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना पड़ेगा। तो 20 के आगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट चालू होती है तो वो हमारे यहां पे आते। फिर ये 4s2 हो गया यहां पे, क्योंकि यहां पे 4 शेल हो गए, क्योंकि ये 4s1 है, 4s2 है। और इस टाइप से ये 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर गए तो अनस्टेबल हो जाता है। दैट इज द आइडिया गिवन बाय लेविस एंड कोसेल। लेकिन मेन उसके पीछे का पर्पस क्या था? स्टेबिलिटी। तो ये ध्यान में चाहिए, और इतना अगर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीके से इनके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन। तो मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने 2 8 9 क्यों नहीं लिखा और 2 8 10 क्यों नहीं लिखा। लिखा तो क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी आता है। और इसलिए अगर किसी ने पूछा कि व्हाई इन पोटेशियम देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, तो अपन यहां बताएंगे इन पोटेशियम व्हेन 19th इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन द 3d ऑर्बिटल, 19वां इलेक्ट्रॉन गया था, इट शिफ्ट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स टू 4s ऑर्बिटल। ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वंस 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड हियर द d ऑर्बिटल बिकम अनस्टेबल, और जैसे ही अनस्टेबल हो गया टू बिकम स्टेबल इट शिफ्ट, इट एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स टू इनर 3d ऑर्बिटल्स टू आउटर 4s ऑर्बिटल। Same thing will be in calcium. When 19th and 20th electron entered in the 3d orbital, it excites the 19th and 20th electron to the 4s orbital. लेकिन 21st इलेक्ट्रॉन उसको लेना पड़ेगा क्योंकि p will not accept it. तो ये हमारे बेसिक चीजें हैं जो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो समझ में आया पे? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ में आएगा तो लेविस थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया। So this is the electronic configuration of first 10 and this is the electronic configuration of next 10 element in
पीरियोडिक टेबल, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल हो गया, और इसी पर हमारे केमिस्ट्री का फाउंडेशन खड़ा है। ओके, तो ये एक हमारे लिए मेन ख्याल में रखना कि क्या क्या मैंने किया, क्या क्या नहीं किया, और अब इसके बाद में हमारी डेफिनेशन चालू होती थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम। अब रूल ऑफ स्टेबिलिटी एक ख्याल में रखना, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो यहीं बता देता लगे तो 1 मिनट में। ओके, रूल ऑफ स्टेबिलिटी है पहला, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू तो पहला रूल है, मैं लिखता नहीं ओरली बताता, एटम विल बी स्टेबल व्हेन इज वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल, 8 है तो स्टेबल, 18 है तो स्टेबल, 32 है तो स्टेबल, इसके हिसाब से। लेकिन if last shell is not completely filled, then the valence shell, then the atom will be stable if their last shell having the 8 electron। यानी 2 ही रूल ख्याल में रखना कि पहले अपन ने देख लेना उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल है कि नहीं है, और कंप्लीटली फिल नहीं है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। If last shell is completely filled, atom will be stable. If last shell is not completely filled, but last shell contain 8 electron, it will be stable according to octet rule given by Lewis and Coset. And how he generate the octet rule? वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया according to stability. तो लेविस और कोसेल ने ये पाया कि एक तो लास्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल रहे तो एटम स्टेबल होते, और लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहा तो भी स्टेबल होते, लेकिन ये 2 अगर अबॉर्ड छोड़ दिए तो देन आवर एटम विल बी अनस्टेबल। तो पहले 20 एलिमेंट में से कौन कौन से स्टेबल है, कौन कौन से अनस्टेबल है, वो फटाफट देख लेते। तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल फर्स्ट है, उसको कंप्लीटली फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन अनस्टेबल। हेलियम इज स्टेबल क्योंकि फर्स्ट शेल इज द लास्ट शेल एंड दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होना 2 है। लिथियम की बात करेंगे अपन, तो लिथियम इज अगेन अनस्टेबल क्योंकि लास्ट शेल सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास नहीं है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये भी अनस्टेबल है। बेरिलियम भी अनस्टेबल है क्योंकि ना तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना वैलेंस शेल कंप्लीट है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे अनस्टेबल है। नियॉन विल बी स्टेबल क्योंकि इसकी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल होगी, सेकंड है लास्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन होना है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। सो इन फर्स्ट 10 only helium and neon is stable according to Lewis and Coset, and rest of the element are unstable. सेम थिंग यहां पे ख्याल में रखना, सोडियम का लास्ट शेल है थर्ड में एक तो 18 इलेक्ट्रॉन होना, नहीं 18 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो ना हाँ 18 है ना 8 है, इसलिए सोडियम अनस्टेबल है। मैग्नीशियम भी अनस्टेबल है क्योंकि 18 भी नहीं 8 भी नहीं, ये सारे अप टू क्लोरीन तक के अनस्टेबल है। लेकिन एरेगॉन इज स्टेबल। Why argon is stable? Last shell is थर्ड को कंप्लीट होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होना, वो नहीं है उसके पास, but its octet is complete, and that's why argon is stable because their octet is complete according to Lewis and Coset. पोटेशियम एंड कैल्शियम इज अनस्टेबल क्योंकि इनके लास्ट शेल है फोर्थ शेल में कंप्लीटली फिल होना है तो 32, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8, ना इनमें 32 है ना इसमें 8 है, और इसलिए हमारा पोटेशियम और कैल्शियम दोनों अनस्टेबल है। तो पहले 20 एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ स्टेबिलिटी ओनली हेलियम, नियॉन एंड एरेगॉन स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है। और बाकी सारे जब अनस्टेबल है तो अपने गौरानी भाषा में क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि दे आर ऑल जेलस विद देयर नियरेस्ट स्टेबल। साइंटिफिक आंसर इज अलग, साइंटिफिक आंसर टोटली अलग है। अकॉर्डिंग टू रूल बचे हुए 17 क्यों अनस्टेबल है? तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। सो वी कैन से दैट rest of the 17 except helium, neon and argon, rest of the 17 element is unstable. Why? Because their last shell is incomplete, their octet is not complete. ये हो गया साइंटिफिक आंसर। गौरानी भाषा में ये सारे के सारे जो बचे हुए 17 एलिमेंट है उनके नियरेस्ट एलिमेंट से जलते हैं। दे हैव ए जेलसी विद द नियरेस्ट एलिमेंट, और उनके जैसे बनने के लिए वो किसी भी हद तक के गिर सकते हैं, और वो करेंगे। और इसलिए ख्याल में रखना
कि हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोजन हीलियम से जलता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये जो नियरेस्ट है उनके साथ जेलसी चालू होती है, और उनके साथ उनके जैसे बनने के लिए उनको जो करना है वो करते रहे। समझ में आया? तो आज हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अपन कुछ दिन अभी 3-3 दिन ही रखेंगे, कल तुम्हारी आज तक के मैंने जितना पढ़ा है उस पर एक 25 मार्क की टेस्ट रहेंगी, वो भी ऑनलाइन रहेंगी। और मंडे से मैं रियल फिर आगे का वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसे पहचानना, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब ये हाइयर वर्ड्स की तरफ अपन चलेंगे। तो इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आया कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, साइंटिफिक आंसर क्या है, अपना ओन लाइफ का आंसर क्या है, ये अगर समझ में आता है तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट वीक में फ्रॉम मंडे अपन स्टार्ट करेंगे वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देन मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये अपन नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो ये अच्छे से पढ़ो। थर्सडे को यानी कल इस पे टेस्ट रहेंगे, 25 मार्क पे ऑनलाइन रहेंगी। तुम ही पेपर सॉल्व करो, तुमको इंस्टेंटली जैसे तुम सबमिट करेंगे यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द मार्क्स, और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने आज तक जितना पढ़ाया, कितना समझा, कितना नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू।